स्टूडेंट, आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे मैट्रिसेस। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन होती है मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है बच्चों, तो मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज मतलब हॉरिजॉन्टल, कॉलम्स मतलब वर्टिकल। ओके, तो बच्चों इसका जनरल वे में सिंबल होता है स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं m/n और यहाँ पे लिखते हैं aij। अब इसको डिटेल में समझते हैं। ये जो कैपिटल A है ये स्टूडेंट आपका होता है मैट्रिक्स, ठीक है, एंड aij ये बच्चों होता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एंड I मीन्स रो एंड J मीन्स कॉलम। और ये जो m/n है इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब मिस्टेक सुनिए, बच्चे इसको m×n बोलते हैं, जबकि इसको आप रीड क्या करेंगे m/n। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में ये ब्लू कलर से हाईलाइट भी दिया हुआ है कि बच्चे इसको गलत रीड करते हैं। इसको बच्चे रीड क्या करेंगे m/n, एंड m इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड n होता है बच्चों नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, जब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो मैट्रिक्स के ऑफ मैट्रिक्स तो आपको m का मल्टीप्लाई किस में करना होगा, n पे। ये बच्चों m का मल्टीप्लाई n पे हुआ है, ये m/n है, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम आपको इसको डिटेल में समझाते हैं m/n। तो सभी बच्चे जान चुके हैं m इसमें रोज हैं और n इसमें बच्चों कॉलम है। तो रोज हॉरिजॉन्टल होता है r1 r2 r3 एंड mth रो, फिर आएगा c1 c2 c3 एंड nth कॉलम। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास m रोज है और n कॉलम्स है, इस वजह से। ठीक है, तो ये बच्चों हो जाएगा a11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, a12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, नेक्स्ट a13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन फर्स्ट रो nth कॉलम। सिमिलरली a21 a22 a23 एंड a2n। तो इसका मीनिंग ये हुआ 21 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 22 मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 23 मीन्स सेकेंड रो थर्ड कॉलम, नेक्स्ट 3 अप टू सो ऑन 3n। तो सिमिलरली इसका मीनिंग भी वही हुआ a31 पहले रो आता है फिर कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ओके, नेक्स्ट mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकेंड कॉलम एंड mth रो थर्ड कॉलम एंड द लास्ट होगा mth रो nth कॉलम। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें फर्स्ट टाइप होता है, उसका नेम है रो मैट्रिक्स। डेफिनेशन है इट हैज ओनली वन रो। ठीक है, तो इसके पास कितना रो होएगा, ओनली वन रो। तो जैसे हमने लिखा a b c d, तो बच्चों इसमें कितना है, वन रो है बट 4 कॉलम है, तो 1/4। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स में क्या होगा, ओनली वन रो होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो क्या होगी डेफिनेशन, इट हैज ओनली वन कॉलम। बहुत ही बेसिक वे में आपको लैंग्वेज लिखा रहे हैं, ये नहीं कि बिल्कुल अजीब टाइप से बुक वाली। ठीक है बच्चों, तो जैसे लिखा हुआ है 1 3 5 7, तो चेक करिए यहाँ पर 4 रो है बट कॉलम 1 है, तो 4/1 लिखेंगे। ठीक है,
तो रो में क्या होगा, ओनली वन रो होगा, कॉलम में क्या होगा, ओनली वन कॉलम होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स का फॉर्मेट है, तो इसका मतलब है इसका जो ऑर्डर होगा वो या तो n बाई n टाइप होगा या m बाई m टाइप होगा। तो दोनों का मीनिंग सेम ही है, मतलब जितने रो उतने कॉलम। तो चलिए बच्चों एग्जांपल समझ लेते हैं। तो जैसे हमने एक 3x3 का मैट्रिक्स लिया, तो इसमें 3 रो होंगी, ठीक है, और 3 ही कॉलम होएगा। तो A11, A12, A13, नेक्स्ट इज A21, 22, 23, नेक्स्ट इज 31, 32 एंड 33। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को हमने इसको 11 पढ़ते हुए देखा है, 12 पढ़ते हुए देखा है, ऐसा नहीं। यहाँ पे मीनिंग है A12 का मीन्स होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अगर आप 12 पढ़ोगे तो उसका मीनिंग कुछ और होगा बच्चों, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा इसका प्रोनाउंसिएशन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसी का दूसरा नाम होता है नल मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन है ईच एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो। तो बच्चों सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे इसके, जीरो। इट इज डिनोटेड बाय ओ m बाय n। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमने लिखा 3/2, तो क्या होगा, इसमें 3 रो होंगी, ठीक है, बट 2 बच्चों कॉलम्स होंगे। फिर जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 2/2, तो इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। चाहे तो ऑर्डर भी आप साइड पे लिख सकते हैं, 3 रोज एंड 2 कॉलम। यहाँ बच्चों 2 रोज एंड 2 कॉलम, ठीक है। बच्चों आपने एक बात ऑब्जर्व करा, यहाँ m और n डिफरेंट आ रहा है, यहाँ m और n सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ इट मे और नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ज़रूरी नहीं है कि ये ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स हो। बहुत सारे बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि नल मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर होती है। बच्चों ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हो भी सकता और नहीं भी। नेक्स्ट आते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में सबसे पहले हमने एक जनरल फॉर्म लिखा जिससे हम आपको कंडीशन समझा पाएंगे। तो इसमें बच्चों कंडीशन होती है m इज लेस देन n। क्वेश्चन आता है m क्या होता है। m मीन्स होता है नंबर ऑफ रोज, n मीन्स होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज लेस होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स ग्रेटर होगा, ठीक है। तो बच्चों एक एग्जांपल समझते हैं, aij 2/3। तो इसमें चेक करिए, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। इसका मतलब है रोज यहाँ पे कम है और कॉलम्स ज़्यादा हैं। तो एक्सपेंशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हो जाएगा A11, A12, A13, नेक्स्ट इज A21, A22 एंड A23। तो ये R1, R2 हो गया, ये C1, C2 एंड C3। तो चेक करिए इसका जो शेप है ये हॉरिजॉन्टल शेप जैसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स के लिए भी सबसे पहले एक जनरल फॉर्मेट लिखते हैं m/n, और इसमें कंडीशन होती है m इज ग्रेटर देन n। व्हाट इज m? m मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड n मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स। पर हम एग्जांपल लेते हैं 3/2 का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपके रोज 3 होंगे एंड कॉलम्स 2, C1, C2, R1, R2, R3। तो A11, A12, नेक्स्ट इज 21, 22, 31 एंड 32, ठीक है। अब बच्चों हम लोग समझेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये वर्क करता है फॉर
एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब हमने स्क्वायर मैट्रिक्स का एक जनरल फॉर्मेट लिखा, Aij n बाय n। Aij 0 होगा, कब होगा? जब I इज ग्रेटर देन j। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 3/3 का, A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32, A33। ध्यान दीजिएगा, अब हमें I इज ग्रेटर देन j ढूंढना है। तो बच्चों एक तो यहाँ पर है A21, नेक्स्ट है A31, फिर है A32। तो जहाँ पर I इज ग्रेटर देन j है वहाँ पर बच्चों हम लोग क्या रखने वाले हैं? 0। A12, A22, यहाँ पर भी 0, A13, A23 एंड A3। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, सर यहाँ पर 0 तो लोअर पोजीशन पे आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे ये लोअर की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है जहाँ जहाँ I ग्रेटर है और J लेस है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ओके स्टूडेंट, तो याद रखिएगा यहाँ पे आप ये 0 लोअर पोजीशन को देख के कंफ्यूज ना होइएगा, इसका गलत नाम ना बोल दीजिएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। आप क्या बोलेंगे? इफ I इज ग्रेटर देन J, तो Aij इक्वल 0, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 7th नंबर के बाद आते हैं 8th नंबर। तो इसका नाम होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिएगा, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी सेम टाइप से होगा फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करिए Aij n बाय n, जैसे यहाँ पर लिया था। तो Aij यहाँ पर भी बच्चों 0 होगा, लेकिन तब होगा जब I लेस हो और J ग्रेटर हो, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, हमने एक 3/3 का मैट्रिक्स कंसीडर करा, 1 3, 2 1, 2 2, 2 3 एंड 3 1, 3 2, 3 3। तो इसमें सबसे पहले चेक करेंगे I लेस J ग्रेटर। एक तो बच्चों 1 2 है, फिर 1 3 है एंड 2 3 है। तो ये सारी वैल्यू आपकी क्या हो जाएंगी? 0। तो यहाँ पे चेक करिए, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है जहाँ पे I लेस और J ग्रेटर, वो सारे एलिमेंट 0 आ जाएंगे। बट ये ट्रायंगल शेप में दिखता है, इसलिए इसका नाम क्या बोल देते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम एक बात करते हैं, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ये टाइप्स नहीं होता है, बट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का यूज बहुत होता है। जब ये वर्ड प्रिंसिपल वर्ड आ जाए, ठीक है, तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स काम करेगी फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया Aij, ठीक है, n बाय n। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आपको तभी मिलेंगे जहां पर I J के इक्वल हो जाएगा। तो फिर से हमने एक एग्जांपल लिया 3/3 का एंड 2 1, 2 2, 2 3, फिर होगा 3 1, 3 2 एंड 3 3। तो अब हम वो केसेस लेंगे जहां पर I J के इक्वल है। तो सभी बच्चे चेक करें 1 1, 2 2, 3 3। तो प्रिंसिपल वर्ड आते ही स्क्वायर मैट्रिक्स काम करेगी, और प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब है I इक्वल J, मतलब जहां रो की पोजीशन कॉलम के इक्वल है वहां पर क्या होगा? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, बट स्क्वायर मैट्रिक्स में। लेकिन अगर उसने सिर्फ और सिर्फ आपको लिख दिया है डायगोनल एलिमेंट्स, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, इसको अच्छे से जान लीजिए, ये किसी भी मैट्रिक्स के लिए काम करेंगे। Aij m बाय n, तो इसमें बच्चों होगा I किसके इक्वल? J के इक्वल होगा। तो अब हमने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया है, ठीक है, 2/3 का ही ले लेते हैं, समझाने में थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। फिर 2 1, 2 2 एंड 2 3। तो ये बच्चों 2/3 है। तो अब यहाँ पर A11, A22 सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो दोनों में डिफरेंस आपने समझा। डायगोनल एलिमेंट मतलब कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन जब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है तो बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस था, ठीक है। अब बच्चों तीन मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम लोग एक साथ समझेंगे।
ठीक है, पहला है डायगोनल मैट्रिक्स एंड दूसरा है आपका स्केलर मैट्रिक्स एंड थर्ड इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपके माइंड में चल रहा होगा ये एक साथ डेफिनेशन समझाने की क्या ज़रूरत है, अभी आपको 2 मिनट के बाद क्लियर हो जाएगा। ये तीनों ही मैट्रिक्स किसके लिए काम करते हैं? फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें बच्चों हमने एक मैट्रिक्स लिया Aij n/n। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखो, Aij यहाँ पर कांस्टेंट होगा। ठीक है, कब होगा? जब i किसके इक्वल हो? j के। लेकिन बच्चों Aij 0 होगा जब i नॉट इक्वल j हो। ठीक है, अब इधर आते हैं, तो इसकी भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या लेंगे? फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब बच्चों हमने एक जनरल मैट्रिक्स लिया n/n का। ठीक है, अब इसमें डेफिनेशन देखो, इसमें डेफिनेशन होता है सेम कांस्टेंट बट नॉट इक्वल टू 1। सेम तो होगा लेकिन क्या नहीं होगा? 1 नहीं होगा। और Aij 0 भी होगा, लेकिन ये सब तब होगा सेम कांस्टेंट बट नॉट इक्वल 1, i इक्वल j। 0 कब होगा? i नॉट इक्वल j पर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहले बता दें आपको, ये भी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए काम करती है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, Aij n/n। अब इसमें भी 2 कंडीशन है, Aij 1 और Aij बच्चों 0। ये तब होगा जब i j के इक्वल है, i नॉट इक्वल j है तो 0 होगा। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स शो करेंगे तो याद रखना इट इज डिनोटेड बाय i n और i। कभी कभी इन लोग ऑर्डर के साथ यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, कभी कभी यहाँ पे इन लोग सिर्फ और सिर्फ i लिख देते हैं, बट दोनों का मीनिंग यहाँ पर सेम होगा। ठीक है, अब हम एक एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो सभी में हमने 3x3 का एक मैट्रिक्स लिया, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी बच्चों एक एग्जाम्पल लिया, इसको सेपरेट करने के लिए लाइन ड्रॉ कर देते हैं। A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32 एंड 33। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर भी एग्जाम्पल वही ले लिया है 3x3 का, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 एंड बच्चों 33। अब देखिएगा, जब हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स में वर्क करेंगे तो इन्होंने कहा है एनी कांस्टेंट, कब? जब i j के इक्वल हो, मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3। फिर उसने कहा है जब i j के इक्वल ना हो, मतलब 1, 2 i नॉट इक्वल j, 1, 3 i नॉट इक्वल j, ये सब बच्चों 0, 2, 1 नॉट इक्वल, 2, 3 नॉट इक्वल, 3, 1 नॉट इक्वल, तो ये सारे एलिमेंट 0। ये एग्जाम्पल हुआ डायगोनल मैट्रिक्स का। अब आइए, लेकिन बच्चों जब हम लोग इधर आएंगे तो उसने कहा है जब यहाँ पर सेम वैल्यू आए, i इक्वल j, तो सेम कांस्टेंट बट नॉट इक्वल 1, तो हमने दिखा दिया k तो लेंगे लेकिन k 1 नहीं होगा। ठीक है, फिर 1, 2, 1, 3 विच इज नॉट इक्वल तो 0, 2, 1 नॉट इक्वल, 2, 3 नॉट इक्वल, तो ये सब बच्चों 0 हो जाएगा। जब हम इधर आएंगे तो या तो हम i3 बोलेंगे या i बोलेंगे। अभी आपको बताया था कि इसका स्पेशल नाम यहाँ पे हो जाता है। फिर यहाँ पे 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये इक्वल होने की वजह से 1 हो गए, और जो अदर है वो नॉट इक्वल होने की वजह से 0 हो गए। तो अब हम लोग एक बार क्विक तीनों में डिफरेंस फिर से जान लेते हैं। चाहे डायगोनल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे आइडेंटिटी हो, तीनों काम करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, बस इसमें बच्चों कंडीशन अलग होती है। Aij जब i इक्वल j हो तो कांस्टेंट, लेकिन स्केलर में i इक्वल j हो तो सेम कांस्टेंट बट नॉट इक्वल 1।
आइडेंटिटी में आई इक्वल जे हो बट 1 हो जाता है, ठीक है, लेकिन आई नॉट इक्वल जे बच्चों सब में 0 होता है। तो ये मेन डिफरेंस था, ठीक है, तो इसीलिए हमने एक साथ इसको आपको अच्छे से बता दिया। ओके, नेक्स्ट हेडिंग, समेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो बच्चों कंडीशन होती है फॉर summation of two matrices order should be same, ठीक है। तो बच्चों ऑर्डर अगर सेम है तो वो मैट्रिक्स का सम हो जाता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, तो इसका ऑर्डर है 2/3 एंड बी बच्चों हमने लिया है 1 5 6 3 2 4, तो इसका भी बच्चों ऑर्डर कितना है 2/3। अब हमने ए को बी में ऐड करा तो आराम से ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों के ऑर्डर कैसे हैं, सेम है। अच्छा, ऐड होता है करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग का यहाँ पे मतलब है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड पे, ठीक है। तो देखिए ऐड करके दिखाते हैं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में 2, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड में 7 9, नेक्स्ट बच्चों होगा 7 7 एंड 10, और उतने ही ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें मिलेगा, ठीक है। तो अब इसी से नेक्स्ट हेडिंग समझते हैं, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। तो यहां पे होगा फॉर डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस ऑर्डर शुड बी सेम। यहां पर भी बच्चों वही रूल है कि जब ऑर्डर सेम होगा तभी हम उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम ले लेते हैं, क्यों इतनी मेहनत हो। 1 2 3 4 5 6 2/3 का है, और बी था बच्चों 1 5 6 एंड 3 2 4। चलिए अब ए को बी में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ भी करस्पॉन्डिंग सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो 1 5 6 3 2 4, तो 1 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा 0, 2 में 5 -3, 3 में 6 -3, 1 5 में 2 3 एंड +2। और सबसे खास बात, जब सॉल्व हो जाएगा तो उतने ही ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो देखो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लिया है 1 2 3 4 5 6, और के सपोज यहाँ पे कोई स्केलर है। स्केलर मतलब एनी कांस्टेंट वैल्यू, एनी कांस्टेंट वैल्यू मतलब एनी रियल नंबर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बोथ साइड के से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट एक के साथ नहीं होता, तो होगा तो सारे एलिमेंट के साथ, वरना किसी के साथ नहीं होगा। तो k × 1 k, 2k 3k 4k 5k एंड 6k। तो सपोज जैसे हमको 7 से मल्टीप्लाई करना होता तो बोथ साइड हम 7 से मल्टीप्लाई करते और फिर आफ्टर मल्टीप्लाई लिखते 7 28 14 21 35 एंड 42, ठीक है बच्चों। तो ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अब हम बताते हैं फॉर इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। तो इसका भी रूल यही होता है फॉर, तो इसका रूल ये होता है फॉर इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस ऑर्डर शुड बी सेम। तो अगर ऑर्डर बच्चों सेम है तभी जाके ये कंपेयर होंगे। तो जैसे ए लिया है 1 2 3 4 और बी बच्चों लिया है x y z 4, ठीक है। तो अब हम ए बी के इक्वल कह रहे हैं,
तो ठीक है, यहाँ पे इक्वल होगा भी। क्यों? क्योंकि दोनों के ऑर्डर बच्चों कैसे हैं? सेम है। और इक्वल होने के साथ साथ हम इसको कंपेयर भी करेंगे। तो बताइए, ये z लिखा है बच्चों, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 एंड z की वैल्यू 3। तो कंपेयर का मतलब है ऑर्डर अगर सेम है तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना तो आगे के क्वेश्चन हम लोग लगा भी नहीं पाएंगे। तो रूल होता है कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने लिखा 2/3 एंड 3/4, तो चेक करो कॉलम ऑफ फर्स्ट एंड रो ऑफ सेकेंड इक्वल है तो मल्टीप्लाई होगा, और कितने बाय कितने का ऑब्टेन होगा? 2/4 का। ठीक है, अगर ये टाइप होती 2/3 और 2/3, तो आप चेक करो कॉलम ऑफ फर्स्ट इज 3 एंड रो ऑफ सेकेंड इज 2 विच इज नॉट इक्वल, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट केस होता है। इसका मतलब है हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक जनरल लेते हैं m/n एंड n/p, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा बिकॉज कॉलम ऑफ फर्स्ट एंड रो ऑफ सेकेंड, तो विच इज इक्वल टू m/p ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये है बच्चों 2/3 एंड बी मैट्रिक्स हमने लिया है 6 5 3 2 1 4, ये हो गया 3/2। अब हम a का b में मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं पॉसिबल हो भी पा रहा है कि नहीं। तो पहले लिख लेते हैं 2/3 6 5 3 2 1 4। अच्छा, तो चेक करो कॉलम ऑफ फर्स्ट एंड रो ऑफ सेकेंड बच्चों सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई कैसे होता है? रो का मल्टीप्लाई कॉलम पे होता है। तो बहुत सारी एरोस आ गई है, तो इस एरो को हटा देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम पे, तो पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, तो 1 × 6 6 आएगा, 2 × 3 अगेन 6 प्लस 3, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से भी यहीं पर होगा, तो 5 2 × 2 4 एंड 12। जब फर्स्ट रो का सभी कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तब हम फर्स्ट रो को रोकेंगे, उससे पहले नहीं। ठीक है, अब सेकेंड रो उठाइए, तो 4 6 जा 24 एंड प्लस का 15, फिर बच्चों 6 1 जा 6। ठीक है, नेक्स्ट 4 5 जा 20, 5 2 जा 10 एंड 6 4 जा 24। तो अब जाके ये सेकेंड रो का दोनों कॉलम से हुआ मल्टीप्लाई। तो आप सभी बच्चे चेक करो, हमें 2/2 का मैट्रिक्स ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, ऐड वैड कर लो 15, ये बच्चों कितना होगा आपका 16 एंड 5 21। नेक्स्ट तो 24 एंड 21 विच इज 45। नेक्स्ट बच्चों होगा 30 मतलब 54। तो ये 2/2 का मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ है। अब चेक करते हैं क्या a का b में हुआ है और b का a में हो रहा है। तो देखिए b है 6 5 3 2 1 4, तो a वाले का मल्टीप्लाई करिए आप 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर भी बच्चों पहले चेक करो कितना है 3/2 एंड 2/3। फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो सेम है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। और कैसे होगा? रो का कॉलम पे, तो 6 1 जा 6 5 4 जा 20। जब तक फर्स्ट रो का तीनों कॉलम से ना हो जाए मल्टीप्लाई तब तक हम लोग बच्चों रोकेंगे नहीं। 12 प्लस 25 6 3 जा 18 प्लस 30। नेक्स्ट सेकेंड रो का करेंगे तो 3 प्लस 8 6 प्लस 10 9 प्लस 12। नेक्स्ट होगा 1 16 2 प्लस 20 एंड 3 प्लस 24।
तो ये हो जाएगा 26, 37, ये बच्चों 48, 11, 16 एंड 21। नेक्स्ट इज 17, 22 और 27। तो यहाँ चेक करिए हमको कितने बाई कितने का ऑब्टेन हो रहा है, 3/3 का। ठीक है, एक बच्चों और एग्जांपल समझते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। 4, 5, 6, तो ये है 1/3 एंड ये है 3/1। तो ए का मल्टीप्लाई बी, 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6, तो 1/3, 3/1। तो फर्स्ट का कॉलम एंड सेकंड का रो सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा, रो का मल्टीप्लाई कॉलम पे, तो 4 + 10 एंड 18, तो बस 1/1 का हमें मिलेगा और सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 22 एंड 32, 1/1। तो बच्चों बीए पे आ जाइए, जरा चेक करते हैं। 4, 5, 6 एंड 1, 2, 3, तो ये है 3/1, ये है 1/3, ये भी होगा, चेक करो। फर्स्ट का कॉलम 1 है, सेकंड का रो 1 है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। 4 × 1, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 6, 12 एंड 18। तो 3/3 का आपको ऑब्टेन होगा। ठीक है, अच्छा एक बात और जान लीजिए हमेशा के लिए, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ जब हम समेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो a + b = b + a होगा। लेकिन बच्चों जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो इसमें ab ≠ ba आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में भी वही कहानी, जब हम समेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे होगा आपका a + b + c, a + b + c। ठीक है, अब हम बच्चों यहाँ पे बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। तो बच्चों एसोसिएटिव में मल्टीप्लिकेशन का रूल होगा a × b × c एंड a × b × c। ठीक है, तो पहले ab का फिर c का मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों।